हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज एंड वोटिंग बिहेवियर। ये जो टॉपिक है आपको पता है पॉलिटी पेपर 2 एमपीपीएससी मेंस, और उसमें भी यूनिट 2 का पार्ट है ये। तो आप यूनिट 2 देखेंगे सिलेबस में तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। तो आज हम डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज एंड वोटिंग बिहेवियर। इसमें जो सबसे पहला आता है हमारी चीज़ वो है कि भैया पॉलिटिकल पार्टीज होती कौन सी है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं कौन सी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्लासिफाई करता है पॉलिटिकल पार्टीज को तीन बड़े हेडों में। एक होता है रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी, रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी एंड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी। अगर आप ये देखोगे कि रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज में से कौन कौन सी है तो उसका एक क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया आपको वेबसाइट पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे मिल जाएगा कि क्या क्राइटेरिया रहता है। उनको लगभग 6 सीटें लानी होती हैं लोकसभा में, 6% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड, इस टाइप के 3-4 क्राइटेरिया होते हैं। उस क्राइटेरिया के अंदर अगर आप आते हो तो आपको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। और फिर उसके बाद कुछ और स्टेट्स का क्राइटेरिया होता है, उसके बेसिस पे आपको स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाता है। जो नेशनल पार्टीज रहती है उनके साथ खास बात ये रहती है कि वो जो अपना इलेक्शन सिंबल है वो पूरे कंट्री में रिजर्व रख सकती है। ओके, पूरी कंट्री में वो अपना इलेक्शन सिंबल रिजर्व रख सकती है। स्टेट पार्टीज अपने स्टेट में वो इलेक्शन सिंबल रिजर्व रख सकती हैं। और जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी होती हैं और जो इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं उनको भी एक इलेक्शन सिंबल मिलता है। वो इलेक्शन सिंबल इलेक्न कमीशन ऑफ इंडिया उन्हें देता है कि इसमें से ये एक सेट ऑफ सिंबल्स रहता है, उसमें से कोई आप एक चुन लो। तो इस तरह से आपका वो इलेक्शन सिंबल्स वगैरह में यूज होता है। और कुछ और भी इनको बेनिफिट रहते हैं, जैसे कि पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आती हैं। इलेक्शन कमीशन के अंदर ये जो पार्टीज रहती हैं इनको अपना कुछ शो करना पड़ता है कि कहाँ से आपका इनकम आ रहा है, ये सारी कुछ क्राइटेरिया रहते हैं। तो एज ऑफ नाउ 8 जो पार्टीज हैं वो हमारी नेशनलाइज्ड रिकॉग्नाइज्ड नेशनलाइज्ड पार्टी है, नेशनल पार्टीज हैं। पहली है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, फिर बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, देन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी। ये बेसिकली मणिपुर में है, एक पार्टी मणिपुर की है और इसका फाउंडर थे पी ए संगमा जो बेसिकली प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़े थे इन्होंने अगेंस्ट प्रणब मुखर्जी। ओके, सो पी ए संगमा वाज वन ऑफ देम। एंड देन वी हैव गॉट नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठीक है, एनसीपी, शरद पवार वाली, ठीक है। तो ये सारी आपकी जो हैं ये 8 नेशनल पार्टीज हैं। अब नेशनल पार्टीज मैंने आपको बताया इनको अपना सिंबल रिजर्व कर सकते हैं पूरे इंडिया में, और इसके अलावा ये पार्टी में इन और आउट भी हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि क्योंकि इन लोग ने वो क्राइटेरिया को फुलफिल किया था इसलिए नेशनलाइज्ड पार्टी हैं, और ये क्राइटेरिया को अगर फुलफिल नहीं कर सकती तो ये बाहर आ जाएंगी। जैसे कि आरजेडी एक टाइम पे नेशनलाइज्ड पार्टी थी, 2008 या 2014 के बाद वो इलेक्शन जब हारी या उसकी जो सीट्स कम हुई तो वो जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो सीट्स से कम उनको सीट्स मिली, और इसलिए वो आज एज ऑफ नो स्टेट पार्टी के दर्जे में आती हैं। तो स्टेट पार्टी के दर्जे में वो आ रही हैं आरजेडी, पहले वो नेशनल पार्टी के उसमें आती थी। तो एक ये है। देन स्टेट पार्टी आप देखोगे 53 के आसपास इंडिया में स्टेट पार्टीज हैं, 8 आपकी टोटल नेशनल पार्टीज है। मैंने बताया स्टेट पार्टी का लिस्ट बहुत लंबा होता है इसलिए मैं लेक्चर में डिस्कस आपको नहीं कर पा रहा हूँ। आप वो देख लीजिएंगे, मध्य प्रदेश में आपको स्पेसिफिक कुछ स्टेट पार्टीज मिल जाएंगी, वो आप देख सकते हैं, वो उनका एरिया मध्य प्रदेश रहेगा। ये जो स्टेट पार्टीज होती हैं ये बहुत ही रीजनल डोमिनेंस इनका रहता है, बहुत छोटे छोटे रीजन्स में रहती हैं, 1 या 2 जिलों में रहती है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूंसीज में स्टेट के लेवल पे हैं, बहुत सारे एमएलएज हैं, तो कुछ ये 7-8 सीटें अगर जीत जाती हैं स्टेट लेवल पे तो भी ये स्टेट लेवल की एक पार्टी बन जाती है। चलिए, अब आता है मेन इंपॉर्टेंट चीज, वो कौन से फैक्टर हैं ऐसे जो रिकॉग्नाइज करते हैं इंडिया की वोटिंग पैटर्न को। ये जो लिस्ट है ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है, मतलब इसमें और भी कुछ क्राइटेरिया ऐड हो सकते हैं। मेजॉरिटी जो चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे इलेक्शन इन्फ्लुएंस होते हैं वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो पहले आप हेडिंग डालेंगे वोटिंग बिहेवियर होता क्या है पहले। तो वोटिंग बिहेवियर इज बेसिकली, काफी जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो बोलते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ बिहेवियरल प्रोसेस। कुछ बिहेवियर रहता है हमारा कि हम पर्टिकुलर कैंडिडेट को अपना रूलर मानते हैं, क्योंकि ये जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है उसमें वोटिंग, डेमोक्रेसी में वोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम अपना राइट टू रूल किसी और को दे रहे हैं कि भाई तुम हमारे ऊपर रूल करो, क्योंकि यू शुड टेक केयर ऑफ ऑल द अदर थिंग्स, जिसके लिए हमें जो हम खुद नहीं कर सकते। अब अगर मान लीजिए खाने की बात है तो डेमोक्रेसी में क्या है कि भाई हम अपना खाना हर कोई उगाने लगेगा और उस टाइप का कुछ रहता है सिस्टम। तो
प्रॉब्लम आ सकती थी। तो हमने बोला कि भाई ठीक है, आप फूड सप्लाई का कोई मिनिस्टर बना दीजिए, वो इंचार्ज रहेगा कि वो सबको खाना उसको पहुंचाना है। तो वो अपने अंदर बहुत सारे एक ब्यूरोक्रेसी रहती है जो पूरा पीडीएस वगैरह का गेहूँ पहुंचाती है। तो आपने हर टाइप का काम किसी एक आदमी को दे दिया है कि भाई 5 साल के लिए तुम ये करो, फिर दोबारा इलेक्शन होंगे, फिर हम दोबारा किसी और को चुनेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इस किस्म की चीज़ें रहती हैं। सो स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेस इज बेसिकली वोटिंग बिहेवियर। सो बेसिकली हम जब वोटिंग पैटर्न पढ़ते हैं, वोटिंग बिहेवियर पढ़ते हैं, तो हम सोचते हैं कि वो प्रोसेस क्या है, फाइंड द रीजन कि सामने वाले ने क्यों उस इंसान को चुना। वो रीजन क्या था कि भाई हमने XYZ पर्सन को हमारा लीडर चुना, वो रीजन क्या था, वो रीजन का ही स्टडी हमारा वोटिंग बिहेवियर होता है। गॉट इट? ठीक है। अब इसमें से सबसे पहला पॉइंट आता है फैक्टर्स जो इंडिया में काम करते हैं वोटिंग बिहेवियर को लेके। पहला फैक्टर जो काफी सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने कहा है वो है कास्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो दे से दैट कास्ट हैज डीप रूट्स इन इंडियन सोसाइटी एंड इट कंटिन्यूज टू गवर्न अवर सोशल रिलेशंस। ठीक है, तो हमारे सोशल रिलेशंस इंडिया में आज भी कास्ट द्वारा गवर्न किए जाते हैं कुछ हद तक। ओके, और ये एक बहुत फेमस लाइन है जो कही गई है रजनी कोठारी के द्वारा। रजनी कोठारी आपको शायद पता होगा कि एक बहुत फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। ठीक है, साइंटिस्ट थे। सो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट एंड कास्टिज्म ऑफ पॉलिटिक्स। तो इंडिया में क्या चल रहा है? पॉलिटिसाइजेशन, हम कास्ट को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं और यही कास्टिज्म की वजह से हम पॉलिटिक्स में हैं। सो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट एंड कास्टिज्म ऑफ पॉलिटिक्स इज अ वेल नोन रियलिटी इन इंडिया। आप देखोगे कि जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो वहाँ पे पहले देखा जाता है कि किस कास्ट के ज़्यादा लोग हैं, जिस कास्ट के ज़्यादा लोग रहते हैं उसी टाइप के किसी कैंडिडेट को या उसी कास्ट के किसी कैंडिडेट को जनरली पार्टी टिकट देती है। द पॉइंट इज एक सॉलिडारिटी मेंटेन होती है कि यार ये हमारा ही आदमी हमारे पर्टिकुलर कास्ट का है। जब ऐसा कुछ होता है तो काफ़ी चांसेस रहते हैं कि वो पार्टी जीत जाएगी। ओके, इट इज़ मोर इन्फ्लुएंशियल इन रूरल एरियाज। यू हैव टू राइट दिस वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अभी रिसेंटली हम ऐसा देख रहे हैं कि कास्ट सिस्टम का उतना डोमिनेंस नहीं रहा है, पर ये अभी भी एक डोमिनेंट फैक्टर है रूरल एरियाज में। जब भी गांव वगैरह में इलेक्शन होंगे, पंचायत वगैरह में इलेक्शन होंगे, छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, पब्लिक थोड़ी कम है, तो वहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि रूरल एरियाज में कास्ट अभी भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन इन 1990 हैज फर्दर गेव द कास्ट सिस्टम अ बूस्ट। ओके, तो कास्ट सिस्टम जहाँ पे एक था, पर वो उसका जो रिपरकशन होता है वो एक पर्टिकुलर फील्ड में नहीं होता। हमें पता था कि भाई मंडल कमीशन जो था वो बेसिकली एजुकेशन से ज़्यादा रिलेटेड था। उन लोगों ने सीट रिजर्व कर दी थी ओबीसी के लिए 27% के आसपास, 1990s की बात है ये। और उसके बाद हम देखते हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में, कि काफ़ी नई नई पार्टीज बन गई, जैसे कि एलजेपी, जैसे कि आरजेडी, जैसे कि आपकी समाजवादी पार्टी। ये उस मंडल पोस्ट मंडल एरा की पार्टीज के आसपास बनी थी ये। तो मंडलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स या मंडल कमीशन के बाद इट फर्दर गेव अ बूस्ट टू द कास्ट सिस्टम। ओके, नाउ लेस इन्फ्लुएंशियल कास्ट इज बेसिकली अ लेस इन्फ्लुएंशियल थिंग इन अर्बन एरियाज, बिकॉज अर्बन एरियाज में डेवलपमेंट बड़ा फोकस होता है। आप किसी भी सैटेलाइट टाउन में चले जाइए, बड़े सिटी में चले जाइए, आप इंदौर बात करिए, भोपाल की बात करिए, तो वहाँ पे कास्ट सिस्टम उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस फैक्टर नहीं रहेगा, क्योंकि लोग डेवलपमेंट की नज़र से देखते हैं। वो देखते हैं कि हमारे घर में नालियाँ नहीं बनी है, घर के आसपास पानी का नहीं आ रहा है पीने का पानी। तो इन बेसिस पे, इन डेवलपमेंट वाले बेसिस पे इलेक्शन लड़ा जाता है, ना कि कास्ट के बेसिस पे इलेक्शन लड़ा जाता है। सो इन अर्बन एरियाज इट इज़ लेस इन्फ्लुएंशियल एंड ये आपको देखने को मिलता है। तो रूरल एरियाज में कास्ट सिस्टम डोमिनेंट चीज़ है, पर अर्बन एरियाज में डेवलपमेंट एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है, कास्ट सिस्टम उतना मैटर नहीं करता। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज दिस थिंग, कास्ट सिस्टम इज स्टिल अ पैराडॉक्सियल थिंग। पैराडॉक्सियल मतलब कि अभी भी हमें नहीं पता है कि कास्ट सिस्टम किस तरह एक्ट करेगा। हमें नहीं पता कि ऊंट किस करवट बैठेगा। कास्ट सिस्टम का जो दाव है वो चल भी सकता है या नहीं भी चल सकता। सो इट्स स्टिल अ पैराडॉक्स, बिल्कुल नहीं पता कि इलेक्शन में कौन सी चीज़ क्या रोल प्ले कर जाए। ओके, फाइन। नेक्स्ट आता है रिलीजियन। इसमें है एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। आप देखते हो इंडिया में काफ़ी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज, इनके नाम पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इनका एक रिलीजन, इनका फोकस रहेगा, जैसे कि अकाली दल, शिवसेना, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा एक्सेट्रा। ये सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जो नाम से ही समझ में आ रहा है कि इट इज फोकस्ड ओनली ऑन द रिलीजियस आइडेंटिटी। इंडिया दो बीइंग अ सेक्युलर कंट्री, मतलब सेक्युलरिज्म हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में ही लिखा है, पहला वर्ड लिखा है कि भाई हम सेक्युलर नेशन हैं, पर तब भी इंडिया में रिलीजन को
इम्पोर्टेंस दिया जाता है जब वोटिंग की बात आती है। इवन दो ऐसा होता है कि इलेक्शन कमीशन या ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि किसी स्टेट का, मतलब कि भाई महाराष्ट्र इज नोन बाय अ पर्टिकुलर रिलीजन, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ना ही किसी स्टेट का रिलीजन होता है, ना ही नेशन का रिलीजन है सच इंडिया में। पर तब भी हमें ये देखने को मिलता है कि रिलीजन के बेसिस पे हमारे काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल जो पॉलिटिक्स होती है वो रिलीजन के बेसिस पे होती है। The candidates are selected on the basis of majority religion in the constituency। ये कास्ट सिस्टम के साथ भी है ये चीज़ और ये रिलीजन के साथ भी है। ओके, तो अगर देख लेंगे कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी ज़्यादा एक कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग रह रहे हैं, तो उसी टाइप के कैंडिडेट को वहाँ से खड़ा करेंगे क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी जीतने की ज़्यादा होगी, बिकॉज सॉलिडेरिटी, क्योंकि वो बाकी लोग कनेक्ट कर सकते हैं, अरे ये तो हमारे रिलीजन का आदमी है, ये हमारी बड़ी हेल्प कर देगा या हमारे जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस कर देगा। तो इसलिए रिलीजन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है इंडिया में जब वोटिंग बिहेवियर की बात होती है। द थर्ड पॉइंट इज कैरिज्मा। कैरिज्मा मींस अट्रैक्टिवनेस, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, मैग्निफिशेंट पर्सनैलिटी। किसकी? जो लीडर आप जिसको चुन रहे हो या जो इलेक्शन में कैंडिडेट के तौर पर खड़ा हो रहा है, ये जो कैरिज्मा है इट्स अ सोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट्स अ सोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिससे कि बाकी पब्लिक उस आदमी से कनेक्ट कर सकती है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे उसकी पर्सनालिटी हो सकती है, उनकी लुक्स हो सकती है, उनकी स्पीचेस हो सकती हैं, उनकी लाइफ स्टोरी हो सकती है, उनके नारे हो सकते हैं, कोई भी जैसी चीज़, कोई भी ऐसी कैची चीज़ जो हमें उस सामने वाले इंसान को एकदम अपना बना लेती है। कई लोग आप मिले होंगे काफ़ी लोगों से कि भाई एक बार मिले और लाइफ लॉन्ग के लिए उनको याद हो जाते हैं आपको कि भाई ये इंसान बड़ा सही था, एक बार ही मिला था। तो सेम इस टाइप के कैरिज्मा, ऐसी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी काफ़ी लीडर्स के पास थी इंडिया में। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी एंड एज ऑफ नाउ मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो इस केस में क्या है कि आपको देखने को मिलता है कि मास फॉलोइंग है, भयंकर लोग एकदम उनके पीछे दीवाने से हैं। और इससे हो क्या रहा है कि वो एक वेव को जनरेट करते हैं। तो आप देखते हो इलेक्टोरल वेव आई थी, भाई वेव मोदी वेव थी या इनकी वेव थी, तो हर कोई जीत गया। तो जब से हम लोगों ने इलेक्शन को समझना शुरू किया है तब से तो हम 2 टर्म्स का ही देख रहे हैं कि भाई मोदी जी की वेव चल रही है। तो ये वेव क्या है? वेव मतलब कि इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर कि उसके आड़ में ऐसे लोग भी जीत रहे हैं जिनको हम जानते तक नहीं, बस उनको सिर्फ सही पार्टी का टिकट मिलना चाहिए। तो ये जो वेव फैक्टर होता है 2014 के इलेक्शन में देखने को मिला एंड 2019 के इलेक्शंस में भी हमें देखने को मिला कि वेव थी, प्योर वेव थी। ओके, नाउ जैसे कि कुछ कैची स्लोगन्स, गरीबी हटाओ वेरी फेमस स्लोगन इन 1971 बाय इंदिरा गांधी, और ये स्लोगन इतना ज़्यादा हिट हुआ कि इंदिरा गांधी सीधे मेजॉरिटी वोट से 1971 में बहुत ज़्यादा वोट्स मिले थे इन्हें और जीत गई थी गरीबी हटाओ नारा देके। देन अच्छे दिन आने वाले हैं 2014, ये भी एक बहुत फेमस इलेक्शन फेज था, इलेक्शन का कैची स्लोगन था जो मोदी जी ने यूज़ किया था 2014 के इलेक्शन में। तो ये ऐसे स्लोगन्स वगैरह यूज़ करके अपना कैरिज्मा क्रिएट करते हैं ये लोग, ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो बहुत अच्छे स्लोगन्स लिख सकें और वो स्लोगन्स लोगों से रिलेट कर सकें। ओके, जैसे एक बार वो ये था बिहार में जो इलेक्शन था, उसमें जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा लालू, ऐसा कुछ था। सो दे यूज ऑल दीज कैची फेजेस कि हम उनको वोट दें। ओके, देन कम्स लैंग्वेज। लैंग्वेज से एक इमोशनल अटैचमेंट लोगों का रहता है। अगर आपका कोई लीडर है वो पर्टिकुलर रीजन में जाके उन पर्टिकुलर भाषा में बोल सकता है तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट पीपल विल हैव एन अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट कि यार ये तो हमारी भाषा बोल सकता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि कई बार जो हमारे हिस्टोरिकल कुछ फिगर्स हैं, सी राजगोपालाचारी हो गए, ये सब हो गए, ये 16 से 17 लैंग्वेजेस बोल सकते थे। दैट मीन्स दे कुड अंडरस्टैंड एवरी सिंगल वर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पर आप देखते हो कि आज के जो नेशनल लीडर्स हैं वो मात्र 2 या 3 भाषा को जानते हैं, और जब वो किसी दूसरे रीजन में जाते हैं जो उनकी लिंग्विस्टिक ग्रुप का नहीं है तो वो वहाँ पे किसी इंटरप्रेटर को यूज़ करते हैं। जो इंटरप्रेटर वहाँ पे वो एक लाइन बोलते हैं, फिर इंटरप्रेटर खड़ा रहेगा, वो उस लैंग्वेज में बोलेगा, जैसे मान लीजिए साउथ इंडिया में हो गया या कोई नॉर्थ ईस्ट में हो गया, इस किस्म का। तो यहाँ पे लैंग्वेज एक इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट करता है। पीपल ईजिली गेट इन्फ्लुएंस्ड, मैनी स्टेट्स हैव अ स्पेसिफिक स्टेट लैंग्वेज इन इंडिया। वी हैव गॉट पंजाब, वी हैव गॉट महाराष्ट्र, वी हैव गॉट कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, एंटायर साउथ इंडिया फॉर दैट केस, एंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया फॉर दैट केस। तो इस केस में क्या है कि अलग अलग लैंग्वेजेस इंडिया के वहाँ के लोगों को सॉलिडेरिटी क्रिएट कर देती है, एक इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट कर देती है। इंपॉर्टेंट फैक्टर वाइल विच प्लेज डिटरमाइनिंग रोल इन वोटिंग बिहेवियर। देन कम्स सब नेशनलिज्म। अब ये सब नेशनलिज्म थोड़ा एक नया टाइप का ट्विस्ट है इसमें। ये है कि ये इंडिया की एक हार्ड रियलिटी है इंडिया की। इंडिया में आप देखोगे कि कई जगहों पे ऐसा है कि दे वांट अ डिफरेंट
place, a different state within a state. ग्रेटर नागालैंड में केस है, बोडोलैंड, गोरखालैंड और आपका ये सब इंडिया के अलग अलग रीजनल डिमांड्स है कि भाई हमें एक अपना स्टेट बना के दो या हमें अपनी एक कंट्री बना के दो। कई जगहों पे खालिस्तान जैसे केस है। तो ऐसे केसेस में क्या है, ये सब नेशनलिज्म जो रहती है ये डायरेक्टली तो एक्ट नहीं करता पर इनडायरेक्टली कैसे एक्ट करता है, और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया आज की डॉट पे ऑफ लेट। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ सक्सेशनिस्ट ग्रुप बॉयकॉटिंग इलेक्शंस, कि भाई तुम इलेक्शन तुम्हें देना नहीं है क्योंकि तुम इलेक्शन अगर तुम वोट डालोगे सो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नक्सलिज्म आप देख लो, वो भी वोट डालने नहीं देते आपको। आपने मूवी देखी होगी वो न्यूटन आई गेस है ना, राजकुमार राव की, तो उसमें भी आपने देखा कि कैसे बॉयकॉटिंग ऑफ इलेक्शन होता है। देन यूज़ ऑफ प्रेशर टैक्टिक्स, सामने वाले को आप वोट डालने नहीं दोगे, वोटिंग बूथ उड़ा दोगे, कुछ इस टाइप की चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। देन इट इज़ मोर प्रोमिनेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो अगर आप ये पॉइंट लिख रहे हो सब नेशनलिज्म, तो आप नॉर्थ ईस्ट रीजन के बारे में ज़रूर लिखिए क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। डिमांड ऑफ NSCN जो एक ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है। देन NSCN टेररिस्ट ग्रुप नहीं है शायद, हाँ NSCN आप लिख सकते हो, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। देयर डिमांड इज़ टू फॉर्म अ ग्रेटर नागालैंड, ये आपने कहीं न्यूज़पेपर में वगैरह में पढ़ा होगा। तो ये सब नेशनलिज्म आपका है। देन कम्स मनी फैक्टर। इंडिया में देखा गया है कि जितना पॉम्प एंड शो होता है ना, जितना ज़्यादा तामझाम रहेगा आपके पास, गाड़ियां हैं, रोड शो है, इस टाइप की चीज़ें, ये काफ़ी इन्फ्लुएंस करती हैं एक वोटिंग पैटर्न को। सो रिच कैंडिडेट्स हैज़ बेटर चांसेस ऑफ विनिंग, इट हैज़ बीन शोन। और यही वजह से आप देखोगे कि जितने भी पार्लियामेंट में लोग आते हैं 80% करोड़पतीस आता है। काफ़ी सर्वेज होते हैं जो बताते हैं कि 80% ऑफ देम आर करोड़पतीस। काफ़ी लोगों के पास भाई बहुत सारे हैं। यहाँ छिंदवाड़ा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नकुल नाथ, वो लाइक 600 करोड़ या 700 करोड़ के आसपास उन्होंने डिक्लेयर किया उनका एसेट्स जब फाइल किया था नॉमिनेशन। तो मनी फैक्टर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वो विनेबिलिटी का फैक्टर बढ़ा देता है, आपका विनिंग चांसेस बढ़ा देता है। द सेवेंथ पॉइंट इज परफॉर्मेंस ऑफ पार्टी। अब डायरेक्टली सब कुछ कैंडिडेट के ऊपर के पॉइंट्स हो गए थे, ये कुछ सब नेशनलिज्म वगैरह और कैरिज्मा, मनी फैक्टर। बट यहाँ पर आता है परफॉर्मेंस ऑफ पार्टी। जो पॉलिटिकल पार्टी से आप बिलोंग कर रहे हो उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, किस तरह से उसने किया, कैसे, क्या उसकी अच्छी इमेज है, गुड एंड बैड इमेज। देन पोल प्रोमिसेस, मैनिफेस्टो में किस किस चीज़ों का जिक्र कर रहा है। जैसे कि इस वक्त बिहार इलेक्शन पीक पे है और एक पॉलिटिकल पार्टी ने कहा है कि हम 10 लाख जॉब्स ऑफर करेंगे लोगों को, और अनएम्प्लॉयमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये एक फैक्टर होता है परफॉर्मेंस ऑफ पार्टीज। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है, वो होता है स्विचर्स का। स्विचर्स बेसिकली वो लोग रहते हैं जो अपना पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में कूद जाते हैं। ऐसा आप बहुत बार देखोगे। इलेक्शन जैसे अप्रोच हो रहा है उसके पहले देखोगे, इलेक्शन होने के बाद आजकल नया फैक्टर बन चुका है कि इलेक्शन जैसे ही कोई जीत जाता है और मान लीजिए एक हंग असेंबली बन रही है, किसी को ही या त्रिशंकु जिसको आप कह सकते हो, मतलब किसी को भी एक मेजोरिटी पार्टी नहीं मिली, तो आप देखोगे कि हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह हो रहा है। तो ये स्विचर्स कहलाएंगे। स्विचर्स इट लीड्स टू फ्लोटिंग वोट्स। फ्लोटिंग वोट्स मतलब कि परमानेंट वोट नहीं है वो आपका। अगर आपका एक वोट पर्टिकुलर पॉलिटिकल कैंडिडेट के लिए था एंड आपको मैटर नहीं करता कि वो किस पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा है, तो आपका वोट सिक्योर है। अब मान लीजिए जिस पर्सन को आप चाह रहे हो अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना, वो किसी और पार्टी में शामिल हो जाता है, तो ऐसे में क्या होता है कि वो जो वोट रहता है वो फ्लोट करता है। सो दिस इज नोन एज फ्लोटिंग वोट्स, क्योंकि वो जो इंसान है वो खुद स्विचर बन गया है, मतलब एक पार्टी से दूसरी पार्टी में स्विच कर गया है, तो वो स्विचर बन गया है, तो वोट्स आपका फ्लोटिंग वोट्स हो जाएंगे। ये फ्लोटिंग वोट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है। आप देखोगे मध्य प्रदेश में आज की डेट पे रिसेंटली 2 घंटे पहले का न्यूज़ है कि जो दमोह कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ के जो MLA हैं, ही बिलोंग टू इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ही स्विच टू भारतीय जनता पार्टी। सो व्हाट हैज हैपेंड इज बेसिकली ही एक्टेड एज अ स्विचर। नाउ दिस विल लीड टू फ्लोटिंग वोट्स। सो जो वोट्स उनको एक पार्टी की तरफ जाने वाले थे, अब वो दूसरी तरफ जाने वाले हैं। सो ऐसा फ्लोटिंग वोट्स कहलाएगा ये। देन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स नाउ अ डेज इज लिटरेसी। लिटरेसी स्पेशली मास लिटरेसी। जब मास लिटरेसी रहता है तो बहुत कम ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जो हमने पहले डिस्कस किए हैं कि ये इन्फ्लुएंस कर सके वोटिंग को, कि जो एक लिटरेट आदमी है वो कॉमन सेंस या लॉजिकल थिंकिंग यूज करके किसी भी कैंडिडेट को वोट देगा। सो उसके ऊपर कास्टिज्म या कास्ट फैक्टर, रिलीजन, लैंग्वेज, एथनिसिटी एक्सेट्रा इस टाइप की चीज़ें वर्क नहीं करती। वो सिर्फ और सिर्फ सामने वाले को डेवलपमेंटल एजेंडा से दिखता है कि सामने वाले ने कितना डेवलपमेंट किया। और ये एक फैक्टर है जो आप देख सकते हो कि आम आदमी पार्टी का इस बार जो इलेक्शन का परफॉर्मेंस रहा, जो 2019 में या 20 में जो उनका इलेक्शन हुआ था, उन लोगों ने 62 सीट्स जीते आउट ऑफ 70 सीट्स। तो वो ये था क्योंकि दिल्ली की पब्लिक काफ़ी ज़्यादा लिटरेट है, उन लोगों ने बाकी फैक्टर्स को ना देखते हुए सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के बेसिस पे वोट दिया। और जब आप
ऐसा टाइप का जो डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स कहलाती है ये, और इस यहाँ पे लिटरेसी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं केस ऑफ आम आदमी पार्टी एंड अनदर वन वर्ड इज डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स, ठीक है, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स, ओके, बिकॉज आफ्टर लिटरेसी अ कॉमन सेंस एंड मैच्योरिटी इज बोर्न इन अ पर्टिकुलर पर्सन एंड ही इज लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय कास्ट एंड एनी ऑफ द above written factors. Now comes fractionalism. What is fractionalism? is पर्टिकुलर पार्टी का एक पूरा ग्रुप उठ के किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो गया। जैसे मध्य प्रदेश में इलेक्शन जो हुए थे अभी, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ काफ़ी लोग मिलके उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। तो ये जो होता है फ्रैक्शनलिज्म, इससे भी आपके वोटिंग पैटर्न पे काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है। इट हैपन्स एट ऑल लेवल्स। तो ऐसा नहीं है कि जो फ्रैक्शनलिज्म है वो एक स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज़ में ही हो रहा है या फिर और उसके नीचे पंचायत लेवल पे हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये नेशनल लेवल से लेके पूरा राइट अप टू द पंचायत लेवल ये आपका फ्रैक्शनलिज्म आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज फ्रैक्शनलिज्म इज क्यों होता है, क्योंकि जैसे आपको पता होगा, एक बार एमपीपीएससी में क्वेश्चन भी आया था, सीपीआई और सीपीआई मार्क्सिस्ट, ये पहले एक पार्टी हुआ करती थी 1966 के आसपास, ये दोनों बाइफर्केट हो गई। क्यों हुआ था? क्योंकि दोनों में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ गए थे। किस बात के लिए डिफरेंसेस आ गए थे? रिलेटेड टू कम्युनलिज्म दैट वाज हैपनिंग इन चाइना एज वेल एज रशिया। तो उन बातों पे लेके डिफरेंसेस आ गए। तो सीपीआई एक अलग पार्टी रह गई, फिर सीपीआई-एम नया पार्टी बना। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डिफरेंट थिंकिंग, ठीक है, ये आइडियोलॉजीज, कॉन्फ्रंटेशन ऑन सम इश्यूज। एग्जाम्पल राइट का अभी आप देखोगे कि शिरोमणि अकाली दल विच इज़ अ बेसिकली स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज्ड इन पंजाब एंड इट वॉज पार्ट ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस लेड बाय बीजेपी एंड इट लेफ्ट बीजेपी बिकॉज ऑफ फार्म बिल्स। तो क्या इशू था कि उनकी थिंकिंग डिफरेंट थी। तो बीजेपी वॉज थिंकिंग डिफरेंट ऑन फार्म बिल्स एंड शिरोमणि अकाली दल विच बेसिकली गेट्स इट पावर मोर फ्रॉम द फार्मर बेस, उनकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। तो फार्म बिल्स में के अगेंस्ट वो थे शिरोमणि अकाली दल, तो उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया। सो दिस लेड टू फ्रैक्शन। अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ योर होल अलायंस सिस्टम इज गेटिंग आउट ऑफ द अलायंस सिस्टम, दैट इज फ्रैक्शनलिज्म, ओके। सो इट विल ऑल्सो लीड टू व्हाट? फ्लोटिंग ऑफ वोट्स, ठीक है। तो वोट आप फ्लोट करेगा वहाँ पे, मतलब आप अगर पार्टी के स्टॉन्च सपोर्टर हैं तो आप उसे वोट देंगे, नहीं तो आप नहीं देंगे। देन सेकंड लास्ट इज इमेज ऑफ द कैंडिडेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन करंट टाइम्स। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इमेज ऑफ द कैंडिडेट्स के बेसिस पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं। वो बताते हैं कि जैसे किस तरह का रेपोर्ट है पीपल के साथ। रेपोर्ट मतलब कि किस तरह से रिलेशन है, जो पीपल है वर्सेस रिप्रेजेंटेटिव। क्या वो रिप्रेजेंटेटिव इजीली अप्रोचेबल है? अप्रोचेबिलिटी फैक्टर कितना है उसका नॉलेज कितना है, उसको कॉमन सेंस कितना है और उसका बिहेवियर कैसा है। तो आप देखोगे कई बार ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज रहते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा बयान स्टेटमेंट दे देते हैं और उसकी वजह से उनका पूरा जो पीपल की फॉलोइंग रहती है वो थोड़ी एकदम इधर उधर हो जाती है। द पॉइंट इज क्योंकि वो उनका बिहेवियर उस पॉइंट पे पसंद नहीं आता। कई ऐसे लीडर्स रहेंगे जो बहुत इजीली अप्रोचेबल रहेंगे। जैसे मान लीजिए साउथ इंडिया में काफ़ी ऐसे लीडर्स हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमएलए हैं, वो रेगुलरली जनसभा करेंगे हर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जो भी उनका कोई फिक्स डे है, वहाँ पे सुनेंगे लोगों की, जनता दरबार टाइप का कुछ होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि वो ईजिली अप्रोचेबल रहता है। जब वो ईजिली अप्रोचेबल रहता है तो वो ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म का भी काम करता है एक नॉर्मल पब्लिक लाइफ में। तो वो वहाँ पे वो एग्जैक्टली वर्क कर रहा होता है पब्लिक सर्वेंट। काफ़ी ऐसे एमपीज रहते हैं जो बिल्कुल अप्रोचेबल नहीं रहते, वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते ही नहीं हैं। कहीं कोई फिल्म एक्ट्रेस है तो वो कहीं मुंबई में है, बट शी इज़ स्टिल और ही इज़ स्टिल अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो अप्रोच नहीं कर पाते। जब वो अप्रोचेबल नहीं रहते हैं तो उनकी इमेज थोड़ी बहुत डिग्रेड होती रहती है एज अ पब्लिक सर्वेंट की, किस तरह से वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ओके। द लास्ट पॉइंट इज इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन ताम झाम जो भी होता है, पॉम्प एंड शो, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बेसिकली रिलेटेड होता है मास गैदरिंग के साथ, टीवी शोज, एड्स, पोस्टर्स, फ्लायर्स, रोड शोज एक्सेट्रा। आज के टाइम पे कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। सो इलेक्शन में भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कैंपेन में बहुत पैसा खर्च करती हैं। आप देख सकते हो जितना अरेंजमेंट्स उनके नाम पे रहता है या जो अरेंजमेंट वो करवाती हैं, ये सारा का सारा इलेक्शन कैंपेन में आता है। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो वोट्स को इन्फ्लुएंस करता है। सो देयर आर 11 फैक्टर्स एंड द लिस्ट इज स्टिल नॉट कंप्लीट, देयर आर स्टिल मैनी मोर फैक्टर्स जो कि आपकी रेगुलरली आप एक कॉमन साइट से देखेंगे तो आप कोई भी इलेक्शन की स्टडी कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिया के वोटिंग बिहेवियर को। ये ब्रॉड कैटेगरी है: कास्ट, रिलीजन, कैरिज्मा, लैंग्वेज, सब नेशनलिज्म, मनी फैक्टर, परफॉर्मेंस ऑफ पार्टी, लिटरेसी, फ्रैक्शनलिज्म, इमेज ऑफ द कैंडिडेट एंड इलेक्शन कैंपेन पे खर्चा जितना भी आप कर रहे हो। दीज आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया। सो इस लेक्चर में इतना ही है, ओके। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जो हमारी क्लासेस हैं वो क्लासेस
जल्दी ही शुरू होने वाली हैं, कुछ क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। तो जिन लोगों को इन लेक्चर्स को और ज़्यादा डिटेल में सुनना है, डिटेल में नोट्स बनाना है, प्लीज़ कंसिडर ज्वाइनिंग अवर क्लासेस। आई एम अनक जैन फ्रॉम निधिश अकेडमी, wishing you all a very happy Dashara, and please do take care of yourself. Bye.